हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भाई पीसीएम संघ क्लासेस में। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर आए हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, फिजिक्स में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं आवेश के ऊपर। मैंने बताया था आपको, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आवेश क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को भाई आवेशित करते हैं, किसी भी तरीके से आवेशित करें उसे हम आवेशन कहते हैं। वस्तु को आवेशित करने का जो भी प्रक्रम होता है उसे हम आवेशन कहते हैं। फिर मैंने बताया कि आपका जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है आपका संपर्क द्वारा आवेश, या तो आप उसे टच करके आवेश कीजिए या उसे दूर से आवेशित कीजिए, यानी संपर्क द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। इन दोनों के बारे में हमने आपको समझाया। आज हम पढ़ने वाले हैं संपर्क द्वारा आवेशन के प्रकार, जो दो प्रकार का होता है। संपर्क द्वारा आवेशन, ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना और भाई साथ साथ नोट जरूर करते चलना। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। किसके बारे में? देखो, मैंने आपको बताया आवेशन। देखो, आवेशन कितने प्रकार का होता है आपका? आवेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये दो प्रकार का होता है। अब देखो, संपर्क द्वारा आवेशन क्या चीज होती है? संपर्क द्वारा आवेशन होता है कि जब हम किसी वस्तु को एक दूसरी वस्तु से टकराएं, कैसे भी हम आवेशित करें, पर होना चाहिए टच में, है उसकी टचिंग में होगा तो कहेंगे हम संपर्क द्वारा आवेशन हुआ इसका वस्तु का। अगर हमने उसे दूर से ही आवेशित कर दिया तो कहेंगे कि वस्तु को हमने प्रेरण द्वारा आवेशित किया है। तो देखो, मैं इसके बारे में बात कर रहा था, इसके बारे में पढ़ने वाले पहला पॉइंट जो था वो था आपका भाई घर्षण द्वारा आवेशन। तो ध्यान से समझना, घर्षण द्वारा आवेशन क्या चीज़ है। देखो, घर्षण द्वारा आवेशन होता है, घर्षण क्या चीज होती है भाई? घर्षण का मतलब क्या होता है? एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ रगड़ना। घर्षण का ये तो मीन्स है, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा होगा। घर्षण का मतलब होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ रगड़ी जाती है। ठीक है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से बिल्कुल एकदम अटैचमेंट होती है तो घर्षण होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर घर्षण द्वारा आवेशन का मीन्स जो है वो यहाँ है कि जब एक वस्तु को, ठीक है, एक वस्तु ले ली हमने, जब एक वस्तु ले ली मैंने, जैसे देखो, जब एक वस्तु ले ली, ठीक है, फिर उसके बाद कोई दूसरी वस्तु ले ली, हम इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं? रगड़। द्वारा आवेशन में क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन का मीन्स है कि जब एक वस्तु ले ली मैंने, ये मान लो आपकी पहली वस्तु है, फर्स्ट वस्तु, ये सेकंड वस्तु है। और देखो, जब मैं फर्स्ट जो वस्तु है उस सेकंड वस्तु के साथ क्या कर रहा हूँ? रगड़ रहा हूँ। जैसे अगर भाई मैं एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ रहा हूँ तो देखो क्या होता है, उन दोनों वस्तुओं के बीच में भाई आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न। अब देखो, जिस वस्तु से जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है? उन दोनों वस्तुओं के बीच में हो जाता है आवेश उत्पन्न। ठीक है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब आवेश उत्पन्न हो रहा है तो जब जहाँ पर भाई एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा, ध्यान रखना, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर तो आता है धनावेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर आता है क्या? ऋणावेश। जैसे मान लो इस वस्तु में से इस वस्तु में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्थानांतरण होगा। इस वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा? प्लस। इस पर कैसा आ जाएगा? ऋणावेश। ठीक है, इस पर आ जाएगा आपका ऋणावेश। पता यहाँ तक क्लियर है? ठीक। जैसे अगर मैं भाई आपको बताना चाहूँ, जैसे आवेश की खोज की थी भाई थैलोस ऑफ मिलेटस, एक जो हमारे बंदे थे उन्होंने की थी, थैलोस ऑफ मिलेटस। उन्होंने क्या किया था? आम्ल और फर को एक दूसरे के साथ रगड़ा था। भाई उसमें क्या हुआ था? उन्होंने घर्षण ही तो किया था। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ क्या किया था? रगड़ा था। जब एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ते हैं तो क्या होता है? एक वस्तु में से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएंगे तो आप समझ गए फिर आवेश तो उत्पन्न होना ही है। तो देखो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जैसे मान लो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस पर तो आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। आपको क्लियर हो चुका है? देखो, अगर मैं आपको दैनिक जीवन में बताऊं कि आप ये इसका प्रैक्टिकल कहाँ पर देख सकते हैं। जैसे भाई आप, अगर मैं आपको समझाऊँ, देखो आपने एक कट्टा देखा होगा, कट्टा, ठीक है, जो भी कट्टा होता है। अब देखो, उस कट्टे में आपने देखा होगा भाई, देखो आपने कट्टा देखा होगा, या आपने उस कट्टे में देखा होगा, कट्टे में जो धागे होते हैं, ठीक है, उन धागे को निकालना, उन धागों को भाई आप धागों को ऐसे निकालना। ठीक है, धागों को निकाल करके ऐसे उसे बांध देना। मान लो आपने ये धागे निकाल दिए, ठीक है, कट्टा होता है ना, कट्टा, कट्टे में से उन धागों को निकालना, धागों को ऐसे बांध देना। अब देखो, जब कट्टों को धागों से बांध करके आप ऐसे ऐसे बार बार उसे, यानी एक दिशा, नीचे दिशा, ऐसे एक ही दिशा में उसे बार बार जोर से उसे घर्षण करना, यानी इनको बार बार ऐसे हाथ से नीचे करना ऐसे। ठीक है, जब आप इनको बार बार हाथ से ऐसे नीचे करोगे, ऐसे बार बार, तो आपको वहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व होगी। क्या होगी? जो हमारी हमारा जो हाथ नहीं, हाथ इस पर, ठीक है, ये ठीक,
जब है, ठीक है। अब देखो जब हम बार बार ऐसे करेंगे, फिर बार बार करने के पश्चात जब हम उस हाथ को इन धागों के पास पर लेकर जाएंगे ना, तो क्या होगा, देखो जो धागे ने इस हैंड की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, इस हाथ की तरफ पीछे चले आएंगे, इस हाथ की तरफ थोड़े से आकर्षण होगा इन हाथों की तरफ। पर लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, क्या करोगे कि इन धागों में गैप बनता चली जाएगा, यानी इन धागों के बीच में जो गैप है, यानी एक दूसरे जो धागा होगा एक दूसरे धागे को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करना शुरू कर देगा, यानी एक धागा दूसरे धागे को दूर भगाएगा। पर लेकिन ये धागे हाथ की तरफ आकर्षित होंगे, ठीक, हाथ की तरफ आकर्षित होंगे। आपका इसका कारण भी आप समझ सकते हो। अब अगर मान लो ऐसे, अगर मैं आपको बताना चाहूँ ऐसे मान लेना, ठीक है भाई, हम मान रहे हैं कि मान लो इस जो हाथ है, हाथ पर आ गया प्लस का आवेश, ठीक है। जब हमने इसके भाई धागों के साथ इस हाथ को रगड़ा तो इसका मतलब क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हो गया। जब धागों को इसके साथ रगड़ा तो आवेश उत्पन्न हुआ। अब मान लिया हमने कि हाथ पर आ गया प्लस आवेश, यानी ये समझ लो हाथ में से इलेक्ट्रॉन उस धागे में चले गई, तो हाथ पर कैसा आवेश आ गया, प्लस, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मान लो इन धागों पर आ गया नेगेटिव चार्ज। जब इन धागों पर भाई नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये धागे हाथ की तरफ इसलिए खींचे चले जाएंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पर आवेश कैसा हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब जब ये माइनस का आवेश हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, तो धागे एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, ठीक। अब हाथ पर इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ भाई, ये आपने जो प्रैक्टिकल है दैनिक जीवन में जरूर देखा होगा, यानी ये हाथ की तरफ ये धागे खींचे जाएंगे। इसका कारण पता क्या है, यही है घर्षण द्वारा आवेशन। क्योंकि जब हमने हाथ को धागों के साथ रगड़ा तो क्या किया, घर्षण किया। तो सेम कंडीशन इस घर्षण में, जब एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु के साथ क्या करें, रगड़ें, ठीक है, तो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित होना शुरू हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पर कैसा आवेश आता है, प्लस, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर कैसा आवेश आता है, माइनस। इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी घर्षण द्वारा आवेश में क्या कह सकता हूँ मैं, जब दो वस्तु हैं, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ क्या करें, हम रगड़ें, और रगड़ने के पश्चात क्या होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाना प्रारंभ हो जाते हैं, जाना शुरू हो जाता है। और देखो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर तो भाई धन आवेश आता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर नेगेटिव आता है। ये आपने ये इस चीज़ के माध्यम से समझ लिया। तो अब मैं देखो इस पर लिख रहा हूँ परिभाषा, घर्षण द्वारा आवेशन में, घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है। अब देखो जब हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, मैंने बताया था कि रगड़ने के पश्चात एक वस्तु दूसरी वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण शुरू हो जाता है, और वो जिस वस्तु से, क्या कह रहा हूं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर क्या आता है, धनावेश, तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। बताओ यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है भाई। क्या कह रहा हूँ मैं, घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ हम रगड़ते हैं, एक वस्तु से रगड़ते हैं, रगड़ने के पश्चात क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शुरू हो जाता है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस पर तो प्लस आता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उस पर क्या आता है, माइनस, ठीक है, ये चीज़ है। अब भाई मैं आपको कहूँ, एक नोट बता रहा हूँ, ठीक है, नोट डाल के भाई लिख लेना आप, क्या देखो नोट, घर्षण द्वारा आवेशन में
धनावेश तथा ऋणावेश का परिमाण बराबर होता है। धनावेश तथा ऋणावेश का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड आपको वैल्यू परिमाण बराबर होता है। और जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ इसको भाई पॉइंट को, जैसे अब देखो भाई परिमाण का बराबर का मतलब ये है, अब मान लो इस वस्तु में से इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन, मान लिया हमने 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब बताओ जब इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में जाएंगे तो इस पर कैसा आवेश आएगा, +3 आएगा, +3 आएगा इस पर, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, -3। तो इसी चीज़ है कि धनावेश और ऋणावेश का परिमाण बराबर होगा, क्योंकि भाई जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस वस्तु पर, यानी एक वस्तु में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जा रहा है दूसरी वस्तु में, तो जिस वस्तु से निकल रहा है उस पर उतने इलेक्ट्रॉन, और जो भाई इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने तो वो ग्रहण करेगा, तो इसका मतलब उस पर भी उतना ही आवेश आएगा, पर लेकिन चिन्ह का फर्क होगा, लेकिन परिमाण में वो बराबर होंगे। इस ये पॉइंट आपका घर्षण और आवेशन में धनावेश तथा ऋणावेश का परिमाण बराबर होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई उतना ही वो ग्रहण करेगा, तो जितने जाएंगे उस पर उतना प्लस चार्ज आएगा, तो जितना वो ग्रहण करेगा उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये आपका घर्षण द्वारा आवेशन क्लियर है, ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इस घर्षण द्वारा आवेशन के बाद चालन द्वारा आवेशन। देखो ये हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा, चालन द्वारा आवेशन। तो आप हेडिंग बनाइए चालन द्वारा आवेशन। देखो चालन द्वारा आवेशन में क्या है, चालन द्वारा आवेशन अगर मैं आपको डिस्कस करना चाहूँ आपके साथ, तो ये देखो चालन द्वारा आवेशन में ये होता है, यानी आपको एक आवेशित वस्तु लेनी है भाई, एक आवेशित वस्तु को आपको दूसरे अनावेशित वस्तु के साथ चालक तार द्वारा जोड़ देना है। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आपने कोई एक क्या ले ली, आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु का तुम आप मीन्स जानते होंगे भाई, आवेशित वस्तु कौन सी वस्तु है जिस पर आवेश हो, ठीक है, वो कैसी हो, आवेश हो उस पर। अब उसे हमने किसी अनावेशित वस्तु के साथ जोड़ दिया, अब अनावेशित का मतलब है उस पर आवेश नहीं है, ठीक भाई। आवेशित वस्तु है जिस पर आवेश है, अनावेशित वस्तु जिस पर आवेश नहीं है। अब आपने इस दोनों वस्तुओं को किसके साथ जोड़ दिया, यानी एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया। आपने इसको किसके साथ जोड़ दिया, चालक तार। और चालक तार वह तार भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं, ठीक है। आपको ऊपर में देखा होगा, आपने एल्यूमिनियम में देखा क्या होता है, करंट फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो वो ये चालक तार जिसमें इलेक्ट्रॉन बह सकता है, जिसमें चार्ज गमन कर सकता है, आवेश आ जा सकता है, ठीक है। अब देखो घर्षण इसमें आज चालन द्वारा आवेशन में बता रहा था कि एक आवेशित वस्तु को आप दूसरे अनावेशित वस्तु के साथ आपको चालक तार द्वारा जोड़ देना है, ठीक है, आपने जोड़ दिया। अब मैं आपको देखो उससे पहले एक चीज़ समझाना चाहूँगा भाई, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर पर टंकी होती है, क्या होती है, यहाँ पर एक ऐसे मान लो यहाँ पर क्या रखी है आपकी टंकी, ठीक, ये होता है आपका टंकी ऊपर रखी होती है भाई, ठीक है, ऊपर टंकी रखी होती है, यहाँ पर क्या आपकी टंकी रखी हुई है। अब देखो टंकी को भाई आपने एक पाइप द्वारा इस नल से जोड़ दिया नीचे यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर भी आपको पानी की जरूरत है, यहाँ पर भी आपको पानी लाना है वहाँ पर। देखो इस टंकी को आपने भाई इस यानी एक पाइप द्वारा जोड़ दिया, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है। अब भाई जब आपने इस टंकी को पानी द्वारा पाइप द्वारा जोड़ा, तो आपने देखा होगा कि टंकी होती है जो भाई टंकी, अगर मान लो यहाँ पर आपका लेवल ये फर्स्ट है, मैंने मान लिया ये लेवल फर्स्ट, ये है लेवल सेकंड, ठीक है, लेवल सेकंड का मतलब स्तर सेकंड, ये आपका स्तर है फर्स्ट, ठीक है। अब टंकी को भाई आपने इस पाइप द्वारा इस जहाँ पर आपको या आप नीचे पानी लाते हो उस नल से आपने जोड़ दिया। अब भाई आपने देखा होगा कि पानी टंकी होती है, जो टंकी में से जो पानी है वो नीचे यानी जो पानी जो फ्लो होता है वो अपने आप ही नीचे ही आता है। आपने देखा होगा ये टंकी में से जो पानी फ्लो होता है भाई आप अपने आप ही नीचे आ जाता है, या टंकी में से जो पानी नीचे जो गिरता है इस पाइप द्वारा जो आ रहा है इस नल में, तो भाई आप ना तो कोई किसी प्रेशर का प्रयोग करते हैं, किसी का नहीं, यानी इस टंकी में से पानी नीचे अपने आप ही आता है, ये आपने देखा होगा। अब देखो ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है इनके क्या है, इनके लेवल में अंतर है, डिफरेंस में, स्तर का अंतर है इन दोनों में, क्योंकि देखो इसका स्तर यहाँ पर है, इसका स्तर नीचे है, तो इसका मतलब इसमें पानी फ्लो नीचे होता है। अगर भाई इनमें अगर मैंने मान लो स्तर का अगर मैंने अंतर नहीं किया, मैंने अगर मान लो इनको ऐसे एक स्तर पर रख दिया, तो एक स्तर पर रखेंगे तो क्या आप वहाँ पर पानी फ्लो होगा। जैसे भाई देखो एक टंकी को यहाँ पर रख दिया और हमें दूसरी टंकी को भी मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको ऐसे पाइप द्वारा जोड़ दिया, क्या इसमें पानी फ्लो होगा, नहीं होगा ना। क्या क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके स्तर में डिफरेंस नहीं है, इनमें क्या है, इनके लेवल में अंतर है, इनके जो लेवल है इसके स्तर में क्या है, अंतर है, डिफरेंस है इन दोनों के
के बीच में क्या है, स्तर का डिफरेंस है। यानी जो टंकी है, टंकी में से पानी पाइप द्वारा नीचे ही अपने आप ही नीचे फ्लो होगा, ठीक है, नीचे फ्लो होगा। आपने देखा होगा भाई पानी, अगर मैं कहूँ आपसे, अगर पानी आपको यहाँ से उस टंकी को ऊपर पहुँचाना, पानी टंकी में आपको पानी फ्लो करवाना है, और टंकी में आप पानी को भाई फ्लो करवाना है, तो आपको किसी प्रेशर का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी आपने देखा होगा जो मोटर आती है उसका प्रयोग करते हैं, यानी प्रेशर देना पड़ेगा यहाँ से पानी को, तभी तो ओवरफ्लो होगा, ठीक है। अब देखो सेम कंडीशन यहाँ पर, इसको इससे मैच करके देखना। जैसे भाई अब आवेश वस्तु ले ली, देखो आवेश वस्तु मान लो इस पर कोई आवेश है, ठीक है, हमने कोई आवेश वस्तु ले ली। अब देखो जो कोई आवेश वस्तु है, अब देखो मैंने किसके द्वारा जोड़ दिया, चालक तार द्वारा। अब भाई एक आवेश वस्तु है, जब हम अनावेश वस्तु के साथ जोड़ते हैं तो क्या होगा, यानी आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। जैसे जब हमने इन दोनों को पाइप द्वारा जोड़ा तो ऊपर से पानी नीचे फ्लो होना शुरू हो गया, नीचे फ्लो होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि जब हम आवेशित वस्तु को अनावेश वस्तु के साथ जोड़ते हैं, आवेशित वस्तु को किसी अनावेश वस्तु के साथ चालक तार जोड़ते हैं तो आवेश का फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी आवेश बहना शुरू हो जाता है। अब देखो इस वस्तु में से आवेश इस वस्तु में जाना शुरू हो जाता है। अब भाई जब इस वस्तु में से इस वस्तु में आवेश शुरू हो जाता है तो आपका जो क्वेश्चन बनता है कि आवेश फिर कब तक फ्लो होगा, भाई आवेश कब तक बहता रहेगा। तो जैसे भाई इनके स्तर में अंतर था, भाई अब इनकी अगर मैं बात करूं तो इस टंकी में से पानी कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक पूरी टंकी खाली न हो जाए, क्योंकि जब तक ये पूरी टंकी खाली न हो जाएगी तब तक पानी बहता रहेगा। तो इनमें अगर मैं स्तर का अंतर है, अगर मैं इनके स्तर का, अगर मान लो इनके स्तर को, अगर मैंने इनके स्तर का अंतर, स्तर फर्स्ट इक्वल टू स्तर सेकंड कर दिया, अगर मैंने दोनों के स्तर को बराबर कर दिया, यानी जो लेवल फर्स्ट है जो लेवल सेकंड है अगर बराबर कर दिया तो पानी का जो फ्लो है वो भाई बहना रुक जाएगा ना। स्तर फर्स्ट और स्तर सेकंड को अगर मैंने इक्वल कर दिया तो इस, अगर मैं लो जैसे अगर मैं आपको बता रहा था, ऐसे एक टंकी मैंने यहाँ पर रख दी, ठीक, सेकंड टंकी भी मैंने यहाँ पर रख दी, भाई इसको मैंने पाइप द्वारा जोड़ दिया, तो यहाँ पर स्तर का अंतर क्या हो गया, यानी जब स्तर का अंतर शून्य हो जाएगा तो पानी फ्लो होना अपने आप ही बंद हो जाएगा। जब स्तर का अंतर अगर शून्य हो गया, यहाँ पर क्या स्तर का अंतर शून्य है, जब स्तर का अंतर अगर शून्य हो गया, अगर भाई इनका स्तर का जो अंतर है, ठीक है, इनका जो लेवल डिफरेंस है अगर वो शून्य हो जाए तथा दोनों का जो लेवल अगर इक्वल टू हो जाए तो पानी बहना फ्लो होना रुक जाएगा, ठीक। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है भाई, आवेश को, एक आवेश को दूसरी वस्तु में बहने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, वो होता है विभव। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, स्तर या लेवल का डिफरेंस था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, लेवल, या लेवल के डिफरेंस के कारण ही तो पानी ऊपर से नीचे बह रहा था, पर यहाँ पर क्या है, विभव, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में भाई आवेश के प्रवाह के लिए एक विभव की आवश्यकता होती है। यानी इस वस्तु में से जब आवेश में जाएगा तो किसकी आवश्यकता है, विभव को। अब मान लो इस वस्तु का विभव फर्स्ट है, भाई क्या है, विभव, इसका मान लो मैंने विभव फर्स्ट है, इसका मान लो विभव सेकंड है इस वस्तु का, ठीक है। तो आगे भाई इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, आपके सेकंड चैप्टर आपका ये विभव पर ही आधारित है, ठीक है, वैद्युत विभव और विभवांतर इसके बारे में पढ़ेंगे, पर लेकिन थोड़ी थोड़ी आप यहाँ पर सीख लो। यानी आवेश को एक वस्तु दूसरी वस्तु में अगर हम फ्लो करवाना चाहें तो एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वो होता है विभव, ठीक है। मान लो इस वस्तु का विभव फर्स्ट है, इस वस्तु का विभव सेकंड है। अब देखो यहाँ पर स्तर का अंतर था, पानी फ्लो रहा था, अगर हमने स्तर के अंतर को अगर बराबर कर दें, स्तर पर स्तर के अंतर को बराबर नहीं, स्तर के अंतर को शून्य कर दें और दोनों के स्तर को अगर बराबर कर दें तो क्या होगा, पानी फ्लो होना रुक जाएगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, अगर मैंने दोनों के विभव को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, दोनों के विभव को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, दोनों के विभव को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो क्या होगा, दोनों विभव के जब मैं बराबर करूंगा दोनों के विभव को, तो भाई आवेश का बहना रुक जाएगा, समझ लो ना। अगर मैंने दोनों के विभव को बराबर कर दिया तो आवेश का बहना शुरू हो जाएगा। और हम कह सकते हैं अगर मैंने इनके दोनों के बीच के विभवांतर को, अगर इन दोनों के विभवांतर को अगर शून्य कर दिया तो भी आवेश का बहना रुक जाएगा। देखो या तो विभव दोनों विभव का बराबर हो जाए या इनका विभवांतर, या तो इनके विभवांतर शून्य हो जाए, यानी विभव का अंतर शून्य हो जाए, यानी दोनों का विभवांतर बराबर हो जाए। भाई विभवांतर का मतलब क्या है, विभव का अंतर, विभव में अंतर नहीं होगा, यानी विभव का अंतर नहीं होगा, दोनों विभव बराबर हो जाएंगे। जब दोनों विभव बराबर होंगे तो क्या होगा, आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। ये नहीं कि फिर आप ये समझाएं कि इन दोनों का विभवांतर बराबर हो जाए, ठीक, विभव का विभवांतर तो शून्य होना चाहिए लेकिन विभव दोनों का बराबर हो जाए, ठीक है, याद रखना। और आपके मन में एक क्वेश्चन है कि क्या दोनों का आवेश जब बराबर हो जाएगा, भाई दोनों का आवेश बराबर हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपके मन में ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसका आवेश है और इसका आवेश, दोनों का आवेश अगर बराबर हो गया तो आवेश का प्रवाह होना रुक जाएगा, ठीक। यानी इसका आवेश जो है और इसका आवेश, यानी दोनों का आवेश हो गया बराबर, और दोनों का आवेश बराबर हो गया तो आपके मन में क्वेश्चन आए कि दोनों का अगर आवेश बराबर हो गया तो आवेश का बहना रुक जाएगा।
क्या मैं आपसे पूछूं, इसका पानी अगर इसका पानी अगर बराबर हो गया, यहाँ पर हम पानी इकट्ठा कर रहे हैं, समझ लो इसका पानी बराबर हो गया, क्या इसका पानी बहना रुक जाएगा? बताओ, क्या पानी बहना रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। यानी पानी बहना तब तक, फ्लो होना तब तक नहीं रुकेगा जब तक लेवल इक्वल ना हो जाए, दोनों का स्तर बराबर ना हो जाए या उनके स्तर का अंतर शून्य ना हो जाए। तो सेम कंडीशन है, जब तक इन दोनों का विभव बराबर ना हो जाए और इनके बीच का विभवांतर शून्य ना हो जाए तब तक आवेश का प्रवाह चलता रहेगा, जब तक विभवांतर शून्य ना होगा और विभव दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, आवेश नहीं कि अगर दोनों का आवेश बराबर हो जाएगा तो इनका आवेश का प्रवाह रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। विभव बराबर होना चाहिए, आवेश नहीं विभव। ठीक है, या तो इसमें से आवेश पूरा इधर चले जाए, ये डिपेंड नहीं करेगा। जब तक विभवांतर शून्य और विभव बराबर नहीं होगा तब तक आवेश बहता रहेगा। ठीक, समझ गए होंगे आप, क्लियर एकदम। इसकी सहायता से लेवल के डिफरेंस के कारण पानी फ्लो कर रहा था भाई, अगर लेवल का डिफरेंस बराबर, पानी फ्लो होना रुक गया। सेम कंडीशन विभव के, भाई विभव के जब तक, यानी विभव के कारण तो ये आवेश फ्लो कर रहा था, जब विभव दोनों वस्तुओं का विभव बराबर हो जाएगा तो पानी जो फ्लो आवेश का फ्लो है वो रुक जाएगा, या तो विभवांतर शून्य हो जाए या विभव बराबर हो जाए। सेम कंडीशन है, विभव बराबर होगा तो विभवांतर ही शून्य हो जाएगा। सेम कंडीशन है, तो हमें भाई डिटेल लिख रहा हूँ उसकी केस क्या कंडीशन है, तो आप देखना कि इसके अंदर में क्या है। वैसे आपको अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये समझ सकते हैं आप। जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के साथ, ठीक है, चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तब क्या होता है, आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में आवेश का फ्लो होना शुरू हो जाता है, आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है। यहाँ प्रवाह तब तक चलता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभवांतर शून्य ना हो जाए, या अर्थात विभव फर्स्ट इक्वल टू विभव सेकंड ना हो जाए। ठीक, समझ गए होंगे। मैं आज लिखता हूँ एक बार, क्या कह रहा हूँ मैं, चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के साथ चालक तार द्वारा जुड़ा जाता है, तथा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तब, तथा नहीं तब लिखना भाई, क्या तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का प्रवाह, देखो, एक वस्तु दूसरी वस्तु में आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है। यहाँ आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभवांतर शून्य न हो जाए, अर्थात विभव बराबर न हो जाए। ठीक, समझ गए आप, क्लियर भी हो गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, घर्षणदार आवेशन अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। देखो एक बार इस पर हम इसको थ्योरी को पढ़ते हैं। देखो ये थ्योरी आपकी यहाँ पर है। क्या कह रहा था मैं कि चालनदार आवेशन में एक आवेशित वस्तु को, चालनदार आवेशन में एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के साथ चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है। आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभवांतर शून्य ना हो जाए, अर्थात विभव बराबर ना हो जाए। ठीक, तो भाई आज हम इस लेक्चर में बस यहीं तक फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भाई शेयर कर दो,
क्योंकि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आपका पीरियड द्वारा आवेशन। तो आवेश का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा जो आपका कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम नियम को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर भाई आपको इंटरेस्टिंग अगर वीडियो लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपको भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।